प्रिय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विकल्प द सॉल्यूशन की क्लास में। मैं पुनः आपके समक्ष भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था सेगमेंट के साथ उपस्थित हूं। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से इस सेक्शन से बहुतायत एवं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। एक छोटा सा चर्चा के साथ इसकी महत्ता के संबंध में एक छोटा सा चर्चा और पुनः हम आगे देखेंगे। तो इस विषय से संबंधित जो भी फैक्ट्स है, जो भी आर्टिकल्स है, जो भी प्रोविजंस है, वह तो महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स के नजरिए से अगर देखिएगा तो बहुत महत्वपूर्ण है। खास ही जब मेंस की बात करेंगे, आप मुख्य परीक्षा की बात करेंगे, तो वहां इस टॉपिक का खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कभी डायरेक्ट रूप से और कभी प्रश्नों के विभिन्न भागों के रूप में। खास करके जब आप वर्तमान की सोशल इश्यूज को देखेंगे तो सोशल इश्यूज में कहीं ना कहीं आपके मौलिक अधिकार का बात अवश्य रहता है, चाहे वो प्रमुखता से सिर्फ मौलिक अधिकार का ही बात हो या एक भाग के रूप में। दोनों ही जगह अगर आपको फंडामेंटल राइट्स के संबंध में पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा तो आप अपने आंसर को अत्यधिक प्रभावी बना नहीं पाएंगे। तो किसी भी चीज को अच्छा से एक्सप्रेस करने के लिए उस चीज की एक अच्छी समझ होना आवश्यक होता है। तो इसी समझ को विकसित करने के लिए के उद्देश्य से आज का यह लेक्चर है और हमारा जो मोड ऑफ टेक्निक होगा वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों अप्रोच के साथ हम चलेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स को आप समझे इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण और कुछ बेसिक बातें आप जान लें। पहले तो आप जानेंगे व्हाट इज राइट। अधिकार क्या है? व्हाट इज राइट। देन आप जानेंगे व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन। बहुत सारे लोगों का मानना है राइट्स आर क्लेम्स। जो अधिकार है वह एक प्रकार का दावा है, लेकिन हम संविधान के विद्यार्थी हैं, इसलिए हम चीजों को ऑर्गेनाइज्ड वे से और संवैधानिक तरीके से देखने का काम करेंगे। यह बात सच है कि दावा या अधिकार एक प्रकार का दावा है, लेकिन क्या हर दावा को अधिकार मान सकते हैं आप? अगर मैं यह दावा करता हूं कि मर्डर करना मेरा अधिकार है, तो क्या यह अधिकार है हमारा? तो सभी प्रकार के दावा अधिकार नहीं हो सकते हैं। एक ऐसा दावा जो स्वीकार्य हो सामाजिक और कानूनी रूप से, और जिसे एक समर्थन प्राप्त हो कानून द्वारा, एक प्रोटेक्शन प्राप्त हो, एक संरक्षण प्राप्त हो कानून के द्वारा। तो अधिकार बेसिकली एक स्वीकृत सामाजिक और कानूनी रूप से स्वीकृत दावा है जो कानून द्वारा संरक्षित है और सुरक्षित है। अब हम जानते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ और राइट्स में बहुत ही ज्यादा संबंध है, महत्वपूर्ण संबंध है। जिस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं हो सकता है उस देश में कभी अधिकार की बात नहीं चल सकती है। लॉ जो होता है दो प्रकार से आप देख पाइएगा प्रायः। एक तो होता है रूल ऑफ लॉ, एक होता है रूल ऑफ मैन, जिसे आप तानाशाही भी कह सकते हो। क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत है, हम कानून के माध्यम से देश चलाते हैं और कानून की जो शक्ति है वो हमारे देश के जनता से प्राप्त है, कानून को शक्ति। तो बेसिकली जो लॉ होता है वह स्टेट और उसके नागरिकों के बीच एक समझौता होता है।
तो यदि आपके देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है तो वहां आप अधिकार या फिर मौलिक अधिकार की बात करें, यह न्याय उचित नहीं होता है। तो अधिकार की अस्तित्व तब तक ही है जब तक आपके देश में रूल ऑफ लॉ है। तो अधिकार आपको मिले, आपका अधिकार संरक्षित रहे, इसका एक सीधा सा मतलब है कि आपके देश में एक रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है संवैधानिक तरीके से। जो संविधान होता है किसी भी देश का फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ द कंट्री, फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ द लॉ होता है, फंडामेंटल टेक्स्ट ऑफ द लैंड होता है। तो रूल ऑफ लॉ कहने का मतलब होता है कि संविधान, आपके देश की शासन की व्यवस्था संविधान के माध्यम से चलाया जाए। अगर कोई एक विशेष व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति, तानाशाह व्यक्ति आपके देश की सत्ता पे काबिज है तो आपका शासन उस व्यक्ति के कहने पे चलेगा और वहां आपके अधिकार या मौलिक अधिकार का सोचना भी एक गुनाह माना जाएगा। तो आपने देखा कि मौलिक अधिकार के लिए रूल ऑफ लॉ होने की आवश्यकता है। अब राइट्स भी बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो राइट्स के जो प्रकार हम देख लेते हैं कुछ। नेचुरल राइट, फिर होता है ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट। हमारा जो पढ़ने का मौका है वो फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन अगर हम चीजें को समझ ले तब आप अच्छा से अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। प्रश्न कैसे भी हो, प्रकृति कैसे भी हो, अगर संपूर्ण सोच और समझ आपके पास होगा राइट से संबंध में तो आप चीजों में स्पष्टीकरण कर पाओगे। तो जो नेचुरल राइट होता है वो प्राकृतिक अधिकार है। स्वतः मानव या किसी भी चीज के लिए एक नेचुरल राइट्स जो होता है वह एक प्राकृतिक अधिकार है। परंतु प्राकृतिक अधिकार की प्रासंगिकता आज के समय में नहीं है, क्योंकि उसे कोई कानूनी समर्थन प्राप्त नहीं है। अगला है ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स बहुत हद तक एक समान है। बस अंतर इतना है दोनों में कि जो ह्यूमन राइट्स है वह किसी खास देश के सीमाओं एवं संविधान से बंधा हुआ नहीं है, और पूरा विश्व के मानव मात्र के लिए लागू होता है। उसके लिए जरूरत है कि आप केवल मानव हो। तो ह्यूमन राइट्स किसी देश की सीमा के अंतर्गत या किसी देश के संविधान में आप उसे बांध नहीं सकते हो, वह उससे परे है। और जो फंडामेंटल राइट्स है वो आपके संविधान के द्वारा आपको कुछ फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, जो आपको संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है, जो आपके जीवन को जीने के लिए जो मिनिमम, जो बेसिक फंडामेंटल्स राइट है, जो बेसिक राइट्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं जो आपको दी गई है ताकि आप अपना मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट कर पाओ, तो वो फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स विशेषकर इतना ही अंतर है कि फंडामेंटल राइट्स को एक विशेष देश, विशेष संविधान के परिदृश्य में देखा जाता है। फिर बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फिर बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो वे सभी अधिकार जो भाग 3 के अलावा आपके भारतीय संविधान में वर्णित है उसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगला है आपका लीगल राइट। तो वे सभी अधिकार जो संविधान के अलावा किसी विशेष कानून या किसी विशेष अमेंडमेंट के तहत बनाया गया है उसे हम लीगल राइट कहते हैं। तो आपने नेचुरल राइट, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एवं लीगल राइट्स के संबंध में जाना। तो अब हम विशेष करके चर्चा करेंगे फंडामेंटल राइट्स पे। प्रिय स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी
हड़बड़ाना नहीं है। चीजों की एक अच्छी समझ, एक मजबूत फंडामेंटल्स के साथ जब आप आगे बढ़िएगा, चाहे कुछ समय ज्यादा लग जाए आपको, वो जो आपका अध्ययन होगा वह बहुत लंबे समय तक सार्थक रहेगा। पूरा विश्वास के साथ आप बताइएगा। जो आज का आप लेक्चर पढ़ रहे हैं हमसे, फंडामेंटल राइट्स आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज के पढ़ने का अप्रोच जो आप देख रहे हैं, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा आज का ये अप्रोच। अब हम कुछ भारतीय संविधान में वर्णित भाग 3 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स है उसके कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 to 35, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के संबंध में वर्णन आपको मिलेगा। चलिए जानते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स के कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स, कुछ महत्वपूर्ण गुण के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये जस्टिसिएबल है। यह जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल का मतलब है यह न्याय योग्य है। न्याय योग्य है। अगर आपसे एक प्रश्न पूछ दिया जाए कि मौलिक अधिकार, सभी इंपॉर्टेंट चीज को आप नोट करेंगे, अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस प्रकार प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य से भिन्न है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण आधार उसका यही है कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य है और प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उसके आधार पर कोई भी न्याय नहीं किया जा सकता है, न्याय योग्य नहीं है। मैंने प्रस्तावना में बताया था कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना के आधार पर कोई भी न्याय नहीं किया जा सकता है। और जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये जो मौलिक अधिकार है यह एक रिस्ट्रिक्शन है सरकार पर। कहने का मतलब मौलिक अधिकार एक निषेधात्मक तथ्य है। निषेधात्मक तथ्य है। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां से कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं। सभी लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार एक नकारात्मक तत्व है, एक निषेधात्मक तत्व है। सरकार के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन रखता है कि सरकार को यह नहीं करना चाहिए, सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। परंतु चीजें और स्पष्ट कर दूं, क्या सभी के सभी मौलिक अधिकार निषेधात्मक हैं? अगर आपसे प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि क्या सभी के सभी मौलिक अधिकार निषेधात्मक है, तो बिल्कुल नहीं। अधिकांशतः मौलिक अधिकार निषेधात्मक है, मोस्ट ऑफ। तो इन चीजों को क्लियर रखना है। मोस्ट ऑफ, जो अधिकांशतः मौलिक अधिकार है वह आपके निषेधात्मक है, नकारात्मक है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्या मौलिक अधिकार अपने आप में संपूर्ण है, एब्सोल्यूट है? तो बिल्कुल नहीं। मौलिक अधिकार सीमित है। मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, तो इसे निलंबित भी किया जा सकता है। अब देखिए, तो यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है कि क्या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? जी नहीं। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जब मैं बताऊंगा क्या है इसके अंतर्गत, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 नेवर बी सस्पेंडेड, कभी भी आप इसको निलंबित नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल 19 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्वतः निलंबित हो जाते हैं।
निलंबित करने की इसे आवश्यकता नहीं है। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है तो समझ लेना कि अनुच्छेद 19 निलंबित हो चुका है। लेकिन उसमें भी एक बात ध्यान रखिएगा आप कि जो राष्ट्रीय आपात है, नेशनल इमरजेंसी, वो 3 आधार पर लगाए जाते हैं: बाह्य आक्रमण, युद्ध एवं आंतरिक अशांति। तो जब आपका नेशनल इमरजेंसी बाह्य आक्रमण या युद्ध के कंडीशन में लगाया जाए तब जाके यह निलंबित हो जाएगा। आंतरिक अशांति के मामला में अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है। जब आपका राष्ट्रीय आपात बाह्य आक्रमण एवं युद्ध के कंडीशन में लगाया जाए तो अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता है और 20-21 को किसी भी कंडीशन में आप निलंबित नहीं कर सकते हैं। अगला चीज, क्या मौलिक अधिकार असीमित है? बिल्कुल नहीं। मौलिक अधिकार का एक सीमा है, एक लिमिटेशन है, और वह जो लिमिटेड करने का शक्ति है वो संसद को प्रदान किया गया है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकार बिल्कुल ही सीमित है। तो इसमें एक सेक्शन है लिमिटेशन ऑफ राइट। जब आप अनुच्छेद खास करके 33, 34 और 35 पढ़ोगे तो इसे कहा गया है लिमिटेशन ऑफ राइट, लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। खास करके जो नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है वह 14 से 32 तक दिया गया है इसमें, और बच गया 12, 13 और इधर बच गया 33, 34 और 35। हालांकि जब मौलिक अधिकार का बात करेंगे तो हम पूरे को देखेंगे, 12 से 35 को देखेंगे, लेकिन जो मौलिक अधिकार देने का बात किया गया है वो मुख्य रूप से 14 और 32, 14 से 32 तक है। 12 और 13 में कुछ विशेष चीजों को जोड़ा गया है। अगर मौलिक अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप देखोगे तो अनुच्छेद 32 को माना गया है, उस संविधान का आत्मा तक मान लिया गया है। लेकिन अगर आप उससे भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में जानना चाहेंगे तो वह है अनुच्छेद 13। 12 में राज्य के बारे में बताया गया है। जो अनुच्छेद 13 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भारतीय संविधान का, मौलिक अधिकार का। इसमें न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। यदि कोई भी कानून, कोई भी विधि, और एक चीज और समझ लीजिएगा, जो विधि शब्द है उसको भी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ही परिभाषित किया गया है। विधि के अंतर्गत कोई भी कानून, अध्यादेश, चाहे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई भी अध्यादेश, अधिनियम, विनियम, रेगुलेशन, सर्कुलर, चाहे वो संविधान लागू होने के पहले का हो चाहे वो बाद का हो, प्री कॉन्स्टिट्यूशन हो या पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो, इन सभी चीजों को विधि के अंतर्गत रखा गया है। तो कोई भी ऐसा विधि यदि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का हनन करती है, चोट पहुंचाने का कार्य करती है, तो उसे रद्द कर दिया जाएगा, उसका रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। ये जो न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है, इसको किसी विशेष लेक्चर में प्रखरता के साथ पढ़ेंगे। बहुत सारे प्रश्न इससे आते हैं, अनुच्छेद 13 से खास करके। तो न्यायिक पुनरावलोकन का शक्ति अनुच्छेद 13 के अंतर्गत दिया गया है। साथ ही आपने देखा कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसके कुछ विशेष गुण है। वह निषेधकारी है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध एक गारंटी है, ताकि कल को राज्य बहुत अत्यधिक शक्तिशाली ना हो जाए, एक डिक्टेटरशिप उत्पन्न ना हो जाए। उसी को रोकने के लिए मौलिक अधिकार का प्रबंधन किया गया है। तो बेसिकली राज्य और पब्लिक के बीच, सिटीजन के बीच ये जो मौलिक अधिकार है एक सामंजस्य पत्र है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक बॉन्ड है।
मौलिक अधिकार के दो विशेष गुणों को आप जान लीजिए। एक, ये सरकार के ऊपर एक रोक लगाने का कार्य करता है, एक प्रतिबंध लगाने का कार्य करता है। साथ ही सरकार को यह अधिकार भी दिया गया है कि आप मौलिक अधिकार को सीमित कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को आगे हम पढ़ेंगे प्रमुखता से। आज आपने अधिकार के बारे में जाना और भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार भाग 3 में 1235 अनुच्छेद के अंतर्गत के विशेष फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स, गुण को देखें कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की प्रकृति क्या है। आगे लेक्चर में हम इस पर प्रमुखता से बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।